प्रिय साथियों नमस्कार। साहित्यविद KPS पर आप सभी का स्वागत है। आइए भाग 10 आरंभ करते हैं। स्वर कृष्णपाल। रानी ने झटपट दलपतियों और गोलंदाजों को यथोचित आज्ञाएं दी। अंग्रेजों का निश्चय जान पड़ता था कि कहीं से भी परकोटे की दीवारों को फोड़ें और झांसी में घुस पड़े। इधर झांसी वालों का निश्चय था जब तक शरीर में रक्त है तब तक दुश्मन का पैर झांसी के भीतर न पड़ने देंगे। झांसी की गोलाबारी से आकाश में जलते हुए गोलों की आग की चादर सी तन गई। इस चादर में से अंग्रेज सेना के सिर पर फटे हुए गोलों और गोलियों कीलें किरचें बरसती गई। भूनकर खाक कर डालने वाली हवाइयाँ विस्फोट कर रही थी। दक्षिणी मोर्चे पर जीवन शाह की टोरियों से लेकर ओरछा फाटक के सामने वाली टेक तक अंग्रेजी तोपखाने अत्यंत वेग के साथ जवाब दे रहे थे। अपने तोपखानों की रक्षा में अंग्रेज बंदूकची जीवन शाह की टोरियों से ओरछा फाटक की टेकड़ी के बीच में संतरे बांधकर ओरछा फाटक और सैयर फाटक की ओर बढ़े। परकोटे की बुर्जों और कोट की दीवारों के छेद में से बंदूकों और हल्की तोपों ने यमराज के शापों को उगला। अंग्रेजी पलटन बिछने लगी, पैर उखड़े, पीछे भागने को हुई, परंतु उस क्रिया में भी उद्धार न पाकर मार्ग के पत्थरों की ओट में छिप गई। लेकिन एक दस्ता ओरछा फाटक की ओर बढ़ाया। अंग्रेजी तोपखाने ने भीषणतर गोलाबारी आरंभ कर दी। सैयर फाटक की ओर भी एक दस्ता बढ़ा। रानी और मोतीबाई ने दूरबीन से देखा। ओरछा फाटक के सामने वाली टेक के पीछे लाल झंडा उठा। ओरछा फाटक का तोपखाना कुछ धीमा पड़ा। सरकार, मोतीबाई ने अनुनय किया, मुझको उस ओर जाने दीजिए। सुंदर अकेली है, दुलाजू के हाथ पांव ढीले हो गए हैं। जाओ मोती, हीरा बनकर लौटना, रानी ने कहा। मोतीबाई चली गई। खुदा बख्श सैयर फाटक पर था। उसने मोतीबाई को आगे नहीं बढ़ने दिया। बोला, ओरछा फाटक पर मत जाओ, यहीं मेरे साथ रहो। आज अपने देश की, अपनी रानी का नमक अदा करूँगा। मरूंगा, मेरी लाश को ठिकाने लगा देना। मोतीबाई का चेहरा कुमलाया हुआ था, परंतु उसके सौंदर्य की किरणें छिटकी पड़ रही थी। आंखों में आंसू आ गए। तोप पलीता डालते डालते खुदाबख्श ने चिल्लाकर कहा, यह वक्त आंसुओं का नहीं है। मोतीबाई ने बारूद की कालोंच वाले हाथों से आंसू मसल डाले। बोली, नहीं, अब आंसू नहीं आवेंगे। खुदाबख्श ने उमंग के साथ कहा, आज मैं हमेशा के लिए आपका कैदी हो गया। मोतीबाई आंख मिलाकर बोली, और हमेशा के लिए मैं आपकी। खुदाबख्श ने देखा कि रास्ते पर गोरे फाटक की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। तोपों और बंदूकों की बाढ़ हुई। खुदाबख्श ने मोतीबाई को आदेश दिया, दाहिने हाथ की पूरी सतर तक बंदूकें, पत्थर, कटे हुए पेड़ों के लक्कड़ इन लोगों के सिर पर पटकवाओ। दौड़ो, अंग्रेज वहां से सीढ़ी लगाकर चढ़ने का उपाय कर रहे हैं। मोतीबाई दौड़ी। सीढ़ी लगाने का उपाय करने वाले सब के सब मारे गए। उनके ऊपर गोलियां, पत्थरों के बड़े बड़े ढोके और कटे हुए पेड़ों के लक्कड़ जो वहां पहले से जमा थे बरसाए गए। शहर और किले के से ढोल, ताशे और तुरही का कान फोड़ने वाला नाद हुआ। अंग्रेजों ने अपनी पैदल पलटन को वापस बुलाने का बिगुल बजाया। पलटन गिरते पड़ते लौट पड़ी। रोज जीवन शाह की टोरियों के पीछे घोड़े पर था और उसके मातहत अफसर बगल में। रोज ने कहा, नाउ और नेवर, या तो अभी या फिर कभी नहीं। तार से यह आदेश ओरछा फाटक, टेक और पहाड़ी के तोपखाने को दिया गया। ओरछा फाटक टेक ने इसका जो अर्थ लगाया वह लाल झंडे को ऊंचा करना था। इधर रोज के 4 अफसर, चारों लेफ्टिनेंट यौवन परमत टेकड़ियों, पत्थरों और अपनी तोपों की बाड़ों की आड़ लेते हुए सैयर फाटक की दाहिनी बगल की टेकड़ी की दीवार के नीचे पहुंच गए। उस जगह दीवार थोड़ी देर पहले ही आधी धूस हो गई थी। साथ ही उस पर जगह वाले झांसी के सैनिक मारे गए। इन अफसरों में से 2 ने देह की सीढ़ी बनाई, उस पर से बाकी दोनों चढ़ गए। इन दोनों ने अपनी सेना के दस्ते को संकेत किया। दस्ता आगे बढ़ा। इतने में तलवार लिए मोतीबाई टूट पड़ी। लेफ्टिनेंट ने पिस्तौल चलाई, खाली गई। मोतीबाई ने एक वार में ही उनको खत्म कर दिया। दूसरे लेफ्टिनेंट ने तलवार के वार किए, परंतु मोतीबाई ने उनको समाप्त किया। नीचे वाले दोनों अफसर एक पत्थर की आड़ में छिप गए। इतने में झांसी के दूसरे सिपाही वहां आ गए। खुदाबख्श के तोपखाने ने आगे बढ़ते हुए दस्ते को नष्ट कर दिया और मोतीबाई के निकट वाले सिपाहियों ने उन दोनों लेफ्टिनेंटों को बंदूक से समाप्त कर दिया। यह अंग्रेजी सेना की दूसरी हार हुई। उत्तरी फाटकों पर भी जोर का हमला था, परंतु ठाकुरों, काछियों, कोरियों और तेलियों की चतुरता तथा बहादुरी के कारण वहां अंग्रेज कुछ नहीं कर पा रहे थे।
इधर दक्षिणी मोर्चे पर अंग्रेजों ने तीसरा आक्रमण शुरू किया। रानी ने किले पर से देखा कि ओरछा फाटक का तोपखाना बहुत मंद गति से काम कर रहा है। उन्होंने रामचंद्र देशमुख को तुरंत भेजा, परंतु देशमुख को वहां तक पहुंचने के लिए समय चाहिए था। मोतीबाई खुदाबख्श के पास पहुंच गई। ओरछा फाटक की टेक के पीछे लाल झंडा और ऊंचा हुआ, खूब हिला और फिर छिप गया। दुल्हाजों ने केवल बारूद भर भर कर तोप चलाई, उसमें से गोले निकलते ही कैसे। सुंदर उससे पश्चिम की ओर जरा हटकर ऊंची बुर्ज पर से तोप चला रही थी। उसके साथी गोलंदाज मारे जा चुके थे, केवल उसकी तोप कुछ काम कर रही थी। उसने दुल्हाजू का व्यापार देख लिया। सामने की टेक के पीछे से गोरी पलटने टिड्डी दल की तरह उमड़ पड़ी और हुर्रा घोष करती हुई भरोसे के साथ ओरछा फाटक पर दौड़ी। दुल्हाजू लोहे की एक छड़ हाथ में लेकर बुर्ज से नीचे तुरंत उतरा। सुंदर को समझने में एक क्षण की भी देर नहीं लगी। उसने भी तोप छोड़ दी, केवल तलवार उसके पास थी। तलवार खींचकर अपनी बुर्ज से नीचे उतरी। वहां से ओरछा फाटक दूर था। सुंदर के नीचे उतरने से पहले ही दुल्हाजू फाटक के पास पहुंच चुका था। फाटक पर मोटी सांकलों और कुंदों में मोटी झर वाले ताले पड़े हुए थे। कुंजियां किले में थी, परंतु दुल्हाजू के हाथ में लोहे की मोटी छड़ तो थी। उसने जरा भी विलंब नहीं किया, उतरकर ताले में छड़ डाली। तड़ाक से ताला टूट गया। दूसरे और तीसरे में डाली और सब टूट गए। 2 सांकलों को भी तोड़ दिया और तीसरी सांकल खोल दी। फाटक केवल भिड़े रह गए। दुल्हाजू फाटक को खोल नहीं पाया कि नंगी तलवार लिए सुंदर आ पहुंची। देशद्रोही नरक के कीड़े, सुंदर ने कड़क कर कहा, तो अंग्रेजों से कुछ नहीं पावेगा। सुंदर दुल्हाजू पर पिल पड़ी। उनकी तलवार का वार दुल्हाजू ने लोहे की छड़ पर झेला। तलवार झन्नाकर बीच से टूट गई। तलवार का जो टुकड़ा सुंदर की मुट्ठी में बचा था, उसी को तानकर सुंदर दुल्हाजू पर उछली। दुल्हाजू ने छड़ को सीधा हुल दिया। वह ठप से बाएं वक्ष पर लगा, साथ ही बाहर हुर्रा घोष हुआ। चोट की परवाह न करके सुंदर ने फिर वार किया। दुल्हाजू पीछे हटा, परंतु उसने सुंदर के पेट पर छड़ अड़ा दी। उधर गोरों ने धक्के से फाटक खोल दिया। सुंदर के मुंह से हर हर महादेव निकला कि एक गोरे की गोली ने सौंदर्यमयी सुंदर को अमर कर दिया। गोली उसके सिर पर पड़ी थी। दुल्हाजू ने छड़ पृथ्वी पर टेक दी। दुल्हाजू भी गोरों की बंदूकों के सीध हुई, परंतु उनके अफसर ब्रिगेडियर ने तुरंत निवारण किया। आवर मैन, ये अपना आदमी है। गोरों ने बंदूकें नीचे कर ली। टिड्डी दल की तरह भीतर घुस पड़े। अफसर ने कहा, यह रानी है? दुल्हाजू ने उत्तर दिया, नहीं साहब, महज नौकरानी है। अफसर ने अपने साथियों से कहा, बट ए सोल्जर, शी विल हैव ए सोल्जर्स ऑनर। लेकिन यह एक सिपाही है, सिपाही की ही इज्जत उसको मिलेगी। स्वर्गवासी सुंदर की दृढ़ मुट्ठी अभी ढीली नहीं हुई थी। तलवार का छोटा सा टुकड़ा अब भी उसकी मुट्ठी में था। 2 गोरे उसके शरीर को बाहर ले गए और पत्थरों में दबा दिया, जहां उनके और नत्थे खां के भी अनेक सिपाही दबे हुए थे। उसके उपरांत वे सब लोग दिशाओं में शहर में घुसने लगे। टेक के पीछे रोज के पास तार द्वारा नगर विजय का संवाद पहुंचा। रोज ने अफसरों से कहा, उस आदमी को जागीर में 2 गांव पक्के हुए। दुल्हाजू के उस कृत्य का समाचार बहुत शीघ्र चारों ओर फैल गया। भाग 10 यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। निवेदन है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका कृष्णपाल, धन्यवाद।